चलिए अब हम बात करेंगे जो डिसएडवांटेज हुए हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के, उसके कुछ हम डिसएडवांटेजेस की अब यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा जो डिसएडवांटेज हुए हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त के क्या डिसएडवांटेज रहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होगा, सबसे पहली प्रॉब्लम या सबसे पहली हानि या दिक्कत क्या होगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि फार्मर्स जो थे, जो किसान थे, जो किसी समय पर अपनी जमीन के मालिक थे, अब वो उस जमीन के क्या बन गए हैं, सिर्फ एक पट्टेदार बन गए हैं, या सिंपल भाषा में बोलें तो वो अब एक किराएदार बन गए हैं, बटाईदार बन गए हैं, ठीक है ना। तो वो जमीन के सिर्फ एक पट्टेदार हो गए हैं, किराएदार हो गए हैं, एक बटाईदार हो गए हैं। अब उनके पास कोई मालिकाना हक नहीं बचा है। जो मालिक होने के नाते जो राइट्स थे ना अपनी खेती के, अपनी उस जमीन के जो खेती योग्य है, इसके अलावा उस जमीन पर जहाँ पे फॉरेस्ट है, जहाँ पे कोई नहर बहती है, ठीक है, जहाँ पे कोई वाटर रिसोर्सेस है, जहाँ पे जो सिर्फ ग्रेजिंग वाला एरिया है, जहाँ पे सिर्फ चराई वाला क्षेत्र है, तो उन सारी चीज़ों से भी अब इनके जो राइट्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कल्टीवेटर्स बिकेम मेयर टेनेट्स एट द बिल ऑफ जमींदार, ठीक है। तो अगेन पढ़ देता हूं मैं थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से कि कल्टीवेटर्स यानी कि फार्मर्स बिकम मेयर टेनेट्स एट द बिल ऑफ जमींदार। इट मीन्स कि जो किसान थे वो क्या बन चुके थे, टेनेट्स बन चुके थे, यानी कि पट्टेदार बन चुके थे, ठीक है। वो एक प्रकार के किराएदार बन चुके थे। और ये क्यों हुआ है, जमींदारों की इच्छाओं के अनुसार, ठीक है, जमींदारों की विल के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी चीज, इट मीन्स परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में यही तो बात बोली गई है कि जो जमींदार है वही क्या है, अब लैंडलॉर्ड है, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे हमने एडवांटेज की बात करी थी कि अब जो फार्मर्स की सिचुएशन है उसे सुधारने का काम उस एरिया के ही व्यक्ति को दे दिया गया है जो वहाँ की कंडीशंस से पूरी तरह से फेमिलियर था। तो अगर वो करता वहां पे काम उस तरह से तो वो प्रॉफिटेबल होता। अगर उसने ठीक से काम ही नहीं किया तो फिर किस बात का एडवांटेज, ठीक है। अब देखिए, द जमींदार वर कंप्लीटली निग्लिजेंट ऑफ द सिचुएशन ऑफ द फार्मर्स एंड द कंडीशन ऑफ द लैंड, ठीक है। तो जो जमींदार थे ना उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया, उसने निग्लेक्ट कर दिया है, उसने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया फार्मर्स की स्थिति, फार्मर्स की कंडीशंस को, और साथ ही जमीन की, उस लैंड की, उस पर्टिकुलर भूभाग की जो कंडीशन थी उसको उसने निग्लेक्ट कर दिया। उस पर ध्यान दिए बिना ही उसने क्या किया, उस पर टैक्स लगाए। यानी किसान की स्थिति को ना समझा उसने जमीन की स्थिति को ना समझा, सिर्फ उसने टैक्स लगाया, सिर्फ उसने रेवेन्यू कलेक्ट किया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है कि जो जमींदार थे, जमींदार वर कंप्लीटली निग्लिजेंट ऑफ द सिचुएशन ऑफ द फार्मर्स एंड द कंडीशन ऑफ द लैंड, ठीक है। तीसरी बात यह है कि नो एफर्ट्स वर मेड to improve the condition of the cultivation and agriculture productivity। तो तीसरी बात यहाँ पे तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि किसी प्रकार के एफर्ट्स नहीं लगाए गए थे, किसी प्रकार के एफर्ट्स नहीं डाले गए थे। नो एफर्ट्स वर मेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कल्टीवेशन की कंडीशंस को सुधारने के लिए जो सोचा गया था कि अब लैंडलॉर्ड्स काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो एग्रीकल्चर की जो कंडीशंस है उसमें सपोर्ट करेंगे और खेती को थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया किसने, जमींदारों ने, ठीक है। तो इंडिया के ये जो जमींदार थे ये पूरी तरह से योग्य व्यक्ति नहीं थे, या इन्होंने अच्छा काम नहीं किया था। ऑब्वियसली कि कुछ अच्छे भी रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे ना, 90% जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या थे, लालची लोग थे जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना पसंद कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने कोई फोकस नहीं किया, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया एग्रीकल्चर कंडीशंस को सुधारने के लिए, फार्मर्स की कंडीशंस को सुधारने के लिए, ठीक है। द जमींदार लेड luxurious and lavish lives and supported the Britishers even in the national freedom struggle, though were some exceptions भी हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए
चौथा पॉइंट क्या है कि जो जमींदार थे ना वो काफी लग्जीरियस, काफी विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट बढ़ रहा था, उनके पास काफी संपन्नता आ रही थी, तो वो लोग तो काफी लग्जीरियस लाइफ, लेविश लाइफ, विलासितापूर्ण जीवन वो जी रहे थे, संपन्न जीवन वो जी रहे थे, ठीक है। उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ब्रिटिशर्स से, जबकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से तो उनको प्रॉफिट हो रहा था, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या ही नहीं थी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे हैं, इंडिया के सोर्सेस को किस तरह से दोहन कर रहे हैं, और उसे हर एक चीज का जिस तरह से दोहन हो रहा है, तो वो आंख बंद करके अपने प्रॉफिट को देख रहे थे, अपने ऊपर ही फोकस थे, उनका सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स के रूल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनका जीवन अच्छा चल रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स इतनी कोई ज्यादा संख्या में तो थे नहीं इंडिया में कि हर एक काम वो अपने से कर लेते, इतने नंबर ऑफ पीपल्स इंडिया में थोड़ी थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जिन ऑफिसर्स को उन्होंने यहाँ अपॉइंट किया हुआ था, जिन अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ था प्रशासन करने के लिए, उन्हें इतनी ज्यादा सैलरी दी जाती थी, उन्हें इतने हाई अमाउंट पर रखा हुआ था जितनी सैलरी आज के टाइम पर है, ठीक है, इतनी ज्यादा अमाउंट पर उन्हें उन प्रशासनिक अधिकारियों को रखा हुआ था, इतनी बड़ी सेना इन्होंने रखी थी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को चलाए रखने के लिए इन्हें काफी ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत होती थी, और वो जो रेवेन्यू का सोर्स था वो मालगुजारी थी। मालगुजारी का मतलब रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर से ज्यादा इनको चाहिए था, और सबसे ज्यादा दबाव फिर इसी कारण किस पर पड़ता है, फार्मर्स पर, और फार्मर्स पर दबाव पड़ता है तो उसमें प्रॉफिट किसको मिल रहा है, फार्मर्स से रेवेन्यू में प्रॉफिट किसको मिल रहा है, जमींदारों को। तो जमींदारों को क्या समस्या होगी इंडिया की कंडीशंस से, तो ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया के ये जो लोग थे, जमींदार लोग, ठीक है ना, ये लोग काफी बुरे लोग थे, ठीक है। इन लोगों में बिल्कुल देशभक्ति नहीं थी, इन लोगों में बिल्कुल भी ये नहीं था कि ये लोग किसी की प्रॉब्लम्स को, फार्मर्स की स्थिति को, कंडीशंस को बिल्कुल भी समझने योग्य नहीं थे। ये काफी क्रूअल लोग थे, ठीक है, काफी ज्यादा क्रूअलिटी से भरे हुए ये लोग थे। इवन जब नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जब शुरू वाला फर्स्ट जो शुरू होता है 1857 में, उस टाइम पर भी ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें कोई प्रॉब्लम थोड़ी, इन्हें तो प्रॉफिट है ब्रिटिश रूल से। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो कई सारे ऐसे हम लोगों की बात करते हैं जो देशद्रोही थे, समझ गए ना, जिन्होंने इंडियंस के साथ खड़े नहीं हुए, ये उन लोगों के साथ खड़े नहीं हुए जो ऐसी परिस्थिति में रिवोल्ट को कर रहे थे, ये अपने प्रॉफिट को देख रहे थे, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, ये देशद्रोही लोग थे, ठीक है। और कई ऐसे इंडियन रूलर्स भी हमारे यहाँ पे देखने को मिले हैं जिन्होंने उस रिवोल्ट में उन लोगों का साथ नहीं दिया, उन क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, और देशद्रोही रुख अपनाए रखा। और किसको सपोर्ट किया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया, उन्हें आर्मी प्रोवाइड कराई, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराया, इवन कि उन्हें हर प्रकार का सपोर्ट किया है ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। और किसी भी तरह से उस रिवोल्ट को दबाने में EIC की या ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या की है, हेल्प की है, ठीक है। इनमें कई लोग आ जाते हैं, जैसे कि कश्मीर के जो रूलर्स थे, डोगरा रूलर्स, राजपूताना वाले रीजन में जितने भी राजपूत रूलर्स थे उनमें कई सारे लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। इवन अगर हम बात करें तो मराठा साम्राज्य में भी जब हम नाम लेते हैं ग्वालियर के सिंधिया का, तो वो भी किसको सपोर्ट कर रहे थे, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। हालांकि पुराने जो सिंधिया थे उनके बारे में हमने कई सारी पॉजिटिव चीजें और काफी ऑनेस्टली जो उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए किया वो सारी चीजें भी हमने पढ़ी। लेकिन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इतिहास में हर एक चीजें होती हैं, तो इतिहास में एक दौर वो भी था जब सिंधिया जो सरदार थे मराठा साम्राज्य के, तो काफी कुछ उन्होंने किया। जैसे एक मुख्य व्यक्ति जो हमने पढ़े हैं सिंधिया डायनेस्टी में 18th सेंचुरी के मिड में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है, नाम अभी क्लिक नहीं हो रहा है, महदजी सिंधिया, ठीक है, महदजी सिंधिया काफी महत्वपूर्ण थे और उन्होंने काफी कुछ किया था। उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन में काफी सम्मान से लिया जाने वाला नाम था। लेकिन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 यहाँ पे सिंधिया का जो रुख था वो किसके लिए था, ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। इवन पेशवा खुद अपोनेंट थे, पेशवा खुद लड़ रहे थे किसके साथ, पेशवा का मतलब कि उस समय जो पेशवा थे, जो डिक्लेयर किया था, नाना साहब ने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर किया था, जो बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, ठीक है, वो खुद रिवोल्ट में थे और रिवोल्ट में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर थे, एक मुख्य अधिकारी के रूप में, वो मुख्य व्यक्ति के रूप में रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से ना हम देखते हैं
कि ये जो जमींदार लोग थे और कई ऐसे इंडियन रूलर्स थे जो ब्रिटिशर्स के सहायक बन गए थे, जो ब्रिटिशर्स से जिन्हें फायदा होता था, उन्होंने रिवोल्ट के समय कुछ भी नहीं किया। इवन इन जमींदारों ने भी, हालांकि कुछ अच्छे जमींदार भी थे, कुछ ऐसे जमींदार भी थे जिन्होंने रिवोल्ट के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक्टिविटी में परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, तो ये चीजों को आपको समझना है। और क्या डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है, तो वो ये है कि देयर वाज नो असेसमेंट ऑफ लैंड बिफोर फिक्सिंग रेवेन्यू। ठीक है ना, तो अब आपने एक लैंड रेवेन्यू, एक जमीन पर एक टैक्स लगाना है, लेकिन आप लैंड एरिया का अगर असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, बस आप टैक्स लगा दे रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए सारे के सारे काम दे दिए हैं जमींदारों को, और जमींदारों को क्या करना है, टैक्स लगाना है। तो एक एरिया में एक ऐसी जमीन भी है जो बंजर जमीन है। ठीक है, एक एरिया में एक ऐसी जमीन भी है जो टेरन एरिया, जो बंजर जमीन है। अब वो जो बंजर जमीन है ना, उस पर भी उसी रेट का टैक्स लगाया जा रहा है जो उस उपजाऊ जमीन पर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये काफी बुरा सिस्टम है, क्योंकि अब उस एरिया से तो कोई टैक्स प्रोडक्ट कुछ होना नहीं है। ठीक है ना, वहां पे तो घास भी पैदा नहीं हो सकती, तो फिर फसल कैसे पैदा होगी। ठीक है, तो वहां पे क्या प्रॉफिट अर्न होगा, क्या फार्मर्स की कंडीशन होगी। तो एक प्रकार से अंधे होकर यहाँ पे काम किया है जमींदारों ने। ठीक है, जमींदारों ने उन एरियाज पर भी लैंड पर भी टैक्स लगाया जहां पे प्रोडक्टिविटी ही नहीं होगी। तो किसानों की स्थिति कितनी बुरी या दयनीय हो गई थी, आप लोग समझ सकते हैं कि देयर वॉज नो असेसमेंट ऑफ द लैंड बिफोर फिक्सिंग रेवेन्यू। सो जमींदार order to extract more imposed high taxes on both productive and not productive area। तो इन्होंने उपजाऊ क्षेत्र से भी उतना ही टैक्स वसूला है और अनुपजाऊ क्षेत्र या बंजर क्षेत्र से भी उतना ही टैक्स वसूला है। ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि उन्हें एक फिक्स अमाउंट देना है किसे, ब्रिटिशर्स को और या गवर्नमेंट को, और बाकी जो भी कुछ आना है वो उनकी प्रॉफिट है, उनका इनकम है। तो ज्यादा से ज्यादा ये इनकरेज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएंगे। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएंगे ताकि ज्यादा प्रॉफिट इनके पास आ जाए, और फिर उसमें से एक हिस्सा किसको देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना। ठीक है, तो इसमें ये चीज भी नहीं देख रहे हैं कि ये किस जमीन पर टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैनी जमींदार, छठे नंबर पे मैनी जमींदार, कई सारे जो जमींदार थे इस कारण से बैंकरप्ट भी हो गए थे। कई सारे जमींदार क्या हो चुके थे, बैंकरप्ट, दिवालिया हो गए थे, क्योंकि इनका इनकम ही जनरेट नहीं हो पाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज्यादा लैंड रेवेन्यू लगाया लेकिन इनकम उतनी जनरेट नहीं हो पाई, और एक फिक्स अमाउंट तो देना पड़ा किसी गवर्नमेंट को। तो ये कई सारे जमींदार क्या हो गए थे, बैंकरप्ट भी हो गए थे, क्योंकि इन्होंने बोली बड़ी बड़ी लगा ली। ठीक है, इन्होंने इस लालच में कि हम यहाँ पे ज्यादा पैदावार कर लेंगे और ज्यादा बड़ी बोली लगाकर, ज्यादा बड़ी बिड लगाकर एक लैंड एरिया अपने पास ले लिया, उस जमीन के ये मालिक बन गए, लेकिन उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ और उतना अमाउंट देना पड़ा किसे, गवर्नमेंट को। तो ये लोग क्या हो गए, दिवालिये निकल गए इनके, ये लोग बैंकरप्ट हो गए। ठीक है, मैनी जमींदार went bankrupt as they fixed too high a revenue to be collected from available। ठीक है, तो कई जमींदार दिवालिया हो गए क्योंकि उन्होंने उपलब्ध रिसोर्सेज होने के लिए, उपलब्ध होने के लिए उच्च राजस्व एकत्र करने का फैसला लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा कि इस एरिया से तो हम काफी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो इन्होंने ऊंची बोली लगाकर वहां का मालिकाना हक ले लिया, वहां के जमींदार बन गए, लेकिन जो उपज हुई, जो पैदावार आई वो कम थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या टोटल ये सिस्टम रहता है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम दैट वाज स्टार्टेड इन 1793, और लगभग मार्च में इसे बोर्ड के डायरेक्टर की ओर से परमिशन मिल गई थी, और मई का जब मंथ शुरू होता है 1793, तब तक ये एक बड़े एरिया में ये सेटलमेंट शुरू हो चुका था। और कब तक रहता है, 1833 तक, जब चार्टर एक्ट आता है 1833, तब तक ये सेटलमेंट चलता है, और इंडिया की, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी के 19% पार्ट पर ये सिस्टम इम्पोज किया जाता है। और फिर आप लोगों को मैंने इसके जो फीचर्स हैं वो मैंने बताए हैं। ठीक है ना, इसके एडवांटेज बताए, भले ही वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, लेकिन वो एडवांटेज थे। ठीक है ना, वो क्या थे, एडवांटेज थे। ठीक है, अब ये तो डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, उन फीचर्स को अगर ठीक से यूज कर रहा है तो वो एडवांटेज है, अदरवाइज वो कोई मतलब का ही नहीं है। और फिर क्या डिसएडवांटेज है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, 6 डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने बात की है। ठीक है ना, तो जो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये कैसा रहा, उसके पीछे उसके जो पहले जो सिस्टम था जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था 5 ईयर का, जिसमें 5 ईयर पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर क्या किया जाता था, लैंड एरिया एक जमींदार को दिया जाता था। ठीक है, तो वो भी एक वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। ठीक है, उस सिस्टम की बात की हमने। फिर एनुअल सिस्टम उन्होंने लाए थे क्योंकि वो 5 ईयर वाला सिस्टम फेल हो गया था।
और फिर जो परमानेंट सेटलमेंट आया, जिससे जो हम बोल सकते हैं कि डेसिनियल सिस्टम था, 10 ईयर्स के लिए था, हालांकि वो नेचर में परमानेंट ही कहलाएगा, ठीक है। जिसे जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं। देखिए कई बार बुक्स में ना या फिर एग्जाम में आपको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की जगह जमींदार सिस्टम या जमींदारी व्यवस्था भी लिखी मिल सकती है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे सेकंड रेवेन्यू सिस्टम, दैट वाज नोन एज द रैयतवाड़ी सिस्टम। तो अब जो फोकस होगा वो रैयतवाड़ी सिस्टम के ऊपर होगा। रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है। रैयत का मतलब ही क्या होता है? किसान। इट मींस कि यहां इस सिस्टम में जहां जमींदारों को राइट था, जमींदारों को अधिकार दिया गया था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, अब रैयतवाड़ी सिस्टम में नाम से ही चीजें क्लियर हो जाएगी। रैयत का मतलब है किसान, और किसान से ही डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करेगी कौन? गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब फोकस करेंगे, हल्का सा मैंने कंसेप्ट बताया, आधार बताया, अब हम बात करेंगे दी रैयतवाड़ी सिस्टम की।